गुड मॉर्निंग। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे न्याय की। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो न्याय था। न्याय में कल हमने आपको पढ़ा न्याय क्या है, फिर हमने बताया कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, फिर हमने बात की थी कि प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा है। तो एक बार आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी न्याय की। न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है, न्याय है। फिर हमने बात की थी कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय संबंधी क्या दिए थे, विचार दिए थे। पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक। उसके बाद में हमने बताया कि प्लेटो ने न्याय को दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा था सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो ने बताया कि मानवीय आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, और वो तीन गुण कौन कौन से थे, तृष्णा या इच्छा, साहस या शौर्य, और जो तीसरा गुण हमने बताया था वो था बुद्धि। प्लेटो की सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमने बताया कि मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले इन तीन गुणों के आधार पर ही प्लेटो समाज में तीन वर्गों की क्या करता है, स्थापना। तीन वर्गों की स्थापना किस प्रकार से करता, कौन कौन से वो तीन वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग जो था वो था शासक या अभिभावक वर्ग। अब हम बात करेंगे इसके आगे, प्लेटो के बाद में जो बात करेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक होगा न्याय चैप्टर का वो होगा अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स में, अरस्तु की जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, इथिक्स। अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स में न्याय संबंधी विचारों का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमने कल बताया था कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, उसी प्रकार से हम बात करेंगे अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा, अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है तथा न्याय में वह सब शामिल है, तथा न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और विधिक है। ध्यान से देखो, हमने बताया अरस्तु ने कहा कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी कि मानवीय संबंधों को कानून में बांधना, या मैं कहूं कि मानवीय संबंधों को अनुशासन में बनाए रखना, मानवीय संबंधों के नियमन से है, तथा न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और क्या है, विधिक, यानी कि जो सही है और कानूनी रूप से क्या है, वैध है। साथ के साथ अरस्तु एक बात और जोड़ता है इसमें, वो क्या, तथा जो अन्यायपूर्ण है उसमें वांछित सुधार की
संभावना हो। फिर से बोल रहा हूं परिभाषा आपके सामने में। क्या कहता है अरस्तु? अरस्तु कहता है कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। मानवीय संबंधों का नियमन मतलब कि मानवीय संबंध जो है वो कानूनी रूप से होने चाहिए, या मैं कहूं कि मानवीय संबंध है वो अनुशासित होने चाहिए। दूसरी बात मैं करूं कि अरस्तु साथ में एक बात और कहते हैं कि न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और क्या है, विधिक, यानी कि जो सही है और कानूनी रूप से क्या है, वैध है। और अगर जो अन्यायपूर्ण है यानी कि सही नहीं है, जिसमें न्याय नहीं है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें वांछित सुधार की क्या होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। यह परिभाषा किसने दी? न्याय की अरस्तु ने दी। और अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हालांकि एथिक्स पुस्तक का नाम आपके बुक्स में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी जो विचार हैं वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिए थे? इथिक्स में। कौन सी पुस्तक में दिए? इथिक्स में। और ये जो हमने लिखवाई ये क्या है? अरस्तु की न्याय की परिभाषा। अब जिस प्रकार से कल हमने बात की थी, प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? कल आपने देखा था कि प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। उसी प्रकार से अरस्तु भी न्याय को कितने भागों में बांटता है? अरस्तु भी प्रिय विद्यार्थियों न्याय को 2 भागों में बांटता है। नंबर 1, वितरणात्मक न्याय, और नंबर 2 जो है वो क्या होगी? सुधारात्मक न्याय। नंबर 1 वितरणात्मक न्याय और नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड एग्जाम 2018 में अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले वितरणात्मक न्याय की, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? सुधारात्मक न्याय की। तो अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत क्या कहता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, इन दोनों न्यायों में से अरस्तु जो ज्यादा महत्व देता है वो कौन सी न्याय को? वितरणात्मक न्याय को क्या देता है? ज्यादा महत्व। अब सुनो, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि समाज में कौन कौन सी चीजें, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। नंबर 1 पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और एक नाम लिखा मैंने क्या? धन संपत्ति। अरस्तु कहता है कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन संपत्ति का जो वितरण है वो किस आधार पर होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर? व्यक्ति की योग्यता के आधार पर। इस बात का मतलब समझे, अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत कहता है कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा धन संपत्ति का वितरण जो है वो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि समानता के आधार पर। यानी कि सभी को एक समान पद प्रतिष्ठा दे दी जाए तो क्या उचित रहेगा? क्या? बिल्कुल नहीं। सभी को एक समान मान सम्मान मिल सकता है क्या? नहीं। क्या सभी की धन संपत्ति है वो एक समान हो सकती है क्या? नहीं। जो जितना अधिक योग्य होगा उसी के अनुसार क्या उसको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और क्या मिलेगा? धन संपत्ति। इसी व्यक्तिगत न्याय में ही अरस्तु एक बात और भी कहता है। वो क्या कहता है? अरस्तु कहता है, ध्यान से देखना, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का मानना है, अरस्तु कहता है क्या? देखो मैंने क्या लिखा
कि शासन की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथों में सौंपनी चाहिए जिनमें शासन करने की योग्यता व क्षमता हो। ध्यान से देखो, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि शासन की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथों में सौंपनी चाहिए। किन लोगों के हाथों में? जिन लोगों में शासन करने की योग्यता और क्या है? क्षमता है। यानी कि हर व्यक्ति को शासन की बागडोर नहीं सौंपी जानी चाहिए। आप चाहो तो वितरणात्मक न्याय में एक बात और जोड़ सकते हो। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत यह मानना है कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन संपत्ति का जो वितरण है वो अंक गणितीय आधार पर ना होकर किस आधार पर होना चाहिए? रेखा गणितीय आधार पर होना चाहिए। ये हमारी क्या हुई? वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? ध्यान से सुनो, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का क्या मानना है? 3 चीज बताई मैंने, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति। इनका जो वितरण है या बंटवारा है वो किस आधार पर? व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि समानता के आधार पर। कहने का मतलब सभी को एक समान पद, एक समान प्रतिष्ठा, एक समान संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। साथ के साथ अरस्तु का यह भी मानना है कि शासन की बागडोर यानी कि शासन उन्हीं लोगों के हाथों में होना चाहिए जिन लोगों में शासन करने की क्या है? योग्यता और क्या है? क्षमता है। यह हुई हमारी कौन सी? वितरणात्मक न्याय। अब हम बात करेंगे हमारी जो दूसरी न्याय है वो कौन सी है? सुधारात्मक न्याय। अरस्तु की जो दूसरी न्याय है वो कौन सी होगी? सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। देखो, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्याय का नाम क्या है? सुधारात्मक न्याय। न्याय का यह प्रकार किसने बताया? अरस्तु ने बताया। सुधारात्मक यानी कि किसी न किसी प्रकार का ये व्यवस्था में क्या करेगी? सुधार करेगी। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का मानना है क्या? किसी व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरों के अधिकारों का किसी व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरों के अधिकारों का हनन होता है तो सुधारात्मक न्याय हनन की रोकथाम पर बल देता है। देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? सुधार। अरस्तु ने बताया अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है, तो सुधारात्मक न्याय क्या करेगी? सुधारात्मक न्याय जो है उस व्यक्ति के हनन की रोकथाम पर बल देगा। यानी कि उस हनन को रोकने की कोशिश होगी कि आप दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु मानता है कि राज्य का दायित्व क्या है?
सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि राज्य का दायित्व क्या है। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि राज्य व्यक्ति की क्या लिखा, स्वतंत्रता, अधिकार, संपत्ति तथा सम्मान की क्या करे, रक्षा करे। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का दायित्व क्या है, या मैं कहूं कि राज्य का कर्तव्य क्या है। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है, या मैं कहूं कि यह कर्तव्य है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की समानता व व्यक्ति की संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें। या मैं कहूं कि व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने का जो दायित्व है वो किसके पास है, या अरस्तु दायित्व किसको सौंपता है, तो किसको सौंपता है, राज्य को। यह हुई हमारी अरस्तु की न्याय, या मैं कहूं कि अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक में न्याय संबंधी विचार दिए, आपका आंसर क्या होगा। अरस्तु की पुस्तक जो थी वो कौन सी थी, इथिक्स, जिसमें अरस्तु ने कौन से विचार दिए, न्याय संबंधी विचार दिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अरस्तु के अनुसार न्याय की क्या परिभाषा दी गई, या अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है, आपका आंसर क्या होगा। अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है तथा न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और क्या है, विधिक है। जो अन्यायपूर्ण है उसमें वांछित सुधार की क्या हो, संभावना। यह हुई अरस्तु की न्याय की परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए, 2। नंबर 1 वितरणात्मक न्याय और नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। अब ज्यादा संभावना जो क्वेश्चन पूछने की रहती है वो कौन सी न्याय से रहती है, वितरणात्मक से। लेकिन हमें दोनों को देखना है। वितरणात्मक न्याय में क्या कहा कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपदा आदि का जो वितरण है वो किस आधार पर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अगर बड़ा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरस्तु पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन संपत्ति का जो वितरण है इनका किस आधार पर वो वितरण की मांग करता है या किस आधार पर वितरण करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, योग्यता के आधार पर। किस आधार पर, योग्यता के आधार पर। दूसरी जो थी वो थी सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय में अरस्तु क्या कहेगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे के अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुधारात्मक न्याय उस हनन की रोकथाम पर क्या देता है, बल देता है। तथा सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, संपत्ति एवं सम्मान की क्या करें, रक्षा करें। ये थी हमारे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। कल हमने बात की थी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। आज हमने उसी क्रम में यूनानी दार्शनिक अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़े। प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी विचार हो गए पाश्चात्य परंपरा के अनुसार। अब हम बात करेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। अब हम क्या बात करेंगे, देखो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार।
प्रिय विद्यार्थियों, अगर मध्यकाल में मैं न्याय संबंधी विचारों की बात करूं तो मध्यकाल में न्याय के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो दो हैं। न्याय के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो कितने हैं? दो। नंबर एक, नाम याद रखना, क्या लिखा? संत ऑगस्टाइन। और जो दूसरा था वो कौन? थॉमस एक्विनास। सबसे पहला क्वेश्चन कि मध्यकाल में न्याय संबंधी प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन थे या न्याय के विचार किस किसने दिए? याद रखना आपको, संत ऑगस्टाइन और दूसरा जो है वो थॉमस एक्विनास। जिस प्रकार हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से हम पहले पढ़ेंगे संत ऑगस्टाइन को और उसके बाद में बात करेंगे थॉमस एक्विनास की। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? संत ऑगस्टाइन की। संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय, देखो संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय पढ़ेंगे। सबसे पहले संत ऑगस्टाइन से संबंधित एक बात याद रखना कि संत ऑगस्टाइन ने, एक नाम लिख रहा हूं आपके सामने, ईश्वरीय राज्य का प्रतिपादन किया। अगर आपसे एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईश्वरीय राज्य का प्रतिपादन किसने किया, आंसर क्या होगा? संत मध्यकालीन विचारक संत ऑगस्टाइन। और इस ईश्वरीय राज्य में ऑगस्टाइन ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? न्याय को। न्याय को क्या माना उसने? महत्वपूर्ण माना। नंबर एक बात मैंने कहा, संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य का प्रतिपादन किया तथा इस ईश्वरीय राज्य के लिए न्याय को क्या माना? आवश्यक माना, या मैं कहूं कि ईश्वरीय राज्य में न्याय को उसने क्या माना? महत्वपूर्ण माना। अब सुनो, संत ऑगस्टाइन की एक रचना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द सिटी ऑफ गॉड। क्वेश्चन अगर छोटा आपसे एक और पूछ लिया जाए कि द सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है, आंसर क्या होगा? संत ऑगस्टाइन। क्या आंसर होगा? संत ऑगस्टाइन। अब संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में न्याय के बारे में क्या कहता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। संत ऑगस्टाइन अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में न्याय के बारे में कहता है, ध्यान से देखिए। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। पहली बात हमने बताया कि संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल किसकी खरीद फरोख्त है? चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार पढ़ रहे थे, दो विचारक थे, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन के बारे में मैंने बताया कि संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की धारणा का क्या किया? प्रतिपादन किया। और इस ईश्वरीय राज्य में संत ऑगस्टाइन ने न्याय को क्या माना? एक महत्वपूर्ण तत्व माना। संत ऑगस्टाइन की रचना का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, और द सिटी ऑफ गॉड में
संत ऑगस्टाइन कहता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने किसकी? थॉमस एक्विनास की। संत ऑगस्टाइन के बाद में हम मध्यकालीन विचारक पढ़ेंगे। कौन सा? थॉमस एक्विनास। देखो एक सेकंड को बस, एक मिनट भी, वो एक मिनट को कटा दे दो। देखिए थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय थॉमस एक्विनास ने न्याय के बारे में क्या कहा कि न्याय व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों के पालन में निहित है, उन कर्तव्यों के पालन में निहित है जिनकी मांग कौन करती है? व्यवस्था करती है, राजनीतिक व्यवस्था करती है। जिनकी मांग कौन करती है? व्यवस्था करती है। मध्यकालीन विचारकों में हमारा जो दूसरा विचारक है वो है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास ने न्याय के संबंध में क्या कहा कि न्याय व्यवस्थित और अनुशासन, या मैं कहूं कि व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों के पालन में निहित है जिनकी मांग कौन करती है? व्यवस्था, यानी का सिस्टम क्या करता है? मांग करता है। इसी के साथ आपका थॉमस एक्विनास के अनुसार भी न्याय क्या हुआ? कंप्लीट। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि मध्यकालीन संबंधी न्याय के विचार और अरस्तु के न्याय संबंधी विचार आपको समझ आए होंगे। कल हम फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। थैंक्स।